जय विज्ञान, जय संविधान। ओबीसी जागृति में सामाजिक संगठनों की भूमिका, इस विषय पर मैं इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं यशवंत सायरे, चंद्रपुर। मैं सर्वप्रथम शिक्षा का प्रावधान देने वाले क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले जी को अभिवादन करता हूँ। सन 1902 में पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने संस्थान में 50% आरक्षण देकर उन्हें हर एक सुविधा आवंटित करने वाले महापुरुष राजर्षि शाहू महाराज को अभिवादन करता हूँ। शिक्षा में संविधान के तहत तथा सभी पिछड़े समाज वर्गों को राजकीय एवं शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान करने वाले विश्वमान्य अर्थतज्ञ, शिक्षा तज्ञ, सामाजिक तज्ञ, विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको भी अभिवादन करता हूँ। और हर एक पिछड़े वर्गों में राजनीतिक अभिलाषा पैदा करने वाले बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। आज मेरा जो विषय है, यह विषय है भारतीय पिछड़ा शोषित जो ओबीसी वर्ग है, उनमें जागृति में जो सामाजिक संगठनों ने भूमिका निभाई है, उनके बारे में मैं अपने कुछ लफ्ज़ यहाँ पे मैं रखूँगा। सबसे पहले तो ये ओबीसी इस शब्द के बारे में, इस लफ्ज़ के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये ओबीसी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर और ओबीसी का रिश्ता क्या है, ये भी बताना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। आपको इस मालूम होगा कि इस देश में ओबीसी का संवैधानिक जन्मदाता केवल और केवल डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ही है, ना दूसरा कोई है। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 1928 में बॉम्बे प्रांत में गवर्नर स्टार्ट नाम के गवर्नर थे। उनके अध्यक्षता में पिछड़े जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए अदर बैकवर्ड क्लास का शब्द प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इस शब्द प्रयोग करने वाले शॉर्ट फॉर्म, उसका अदर बैकवर्ड क्लास का शॉर्ट फॉर्म ओबीसी, इसका जिक्र करने वाले, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति के रूप में आज हमें पहचान मिली है, उनको पिछड़ी जाति या ओबीसी कहते हैं। स्टार्ट कमेटी के समक्ष अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की जनसंख्या के 3 भागों में बांटा था। एक भाग अपर कास्ट का था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च वर्णीय जातियाँ आती थी। दूसरा बैकवर्ड कास्ट, जिसमें सबसे पिछड़े और अछूत बनाई गई जातियाँ और आदिवासी समुदाय की जातियाँ समाविष्ट की गई, उसमें उनको SC ST के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो जातियाँ बैकवर्ड कास्ट के बीच में आती थी, ऐसे शूद्र वर्ण की मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने किया। बाबा साहब ने संविधान में 340 में ओबीसी की पहचान उनकी गिनती करके उनकी संख्या के अनुपात में जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की जातियों की लिस्ट ही नहीं बनी थी। बाबा साहब ने ही ओबीसी के संवैधानिक 340 कलम के लागू करवाने के लिए इस कांग्रेस सरकार पे जो दबाव डाला, उसी के तहत 27 सितंबर 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विधि मंत्री पद का इस्तीफा भी दिया और ओबीसी के लिए कैबिनेट स्टार का मंत्री पद को लात मारकर भारत का एकमात्र नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। यह बात आज तक ओबीसी के वर्ग को ना किसी ने बताई, ना यहाँ के मनुवादी ने बताई और ना किसी ने बताई। ये बात आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस बारे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है
कि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान किया है, वो प्रावधान में हम ओबीसी वर्ग को क्या फ़ायदा मिला, उनसे हमें क्या नुकसान हुआ, ये सब बातें हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस बारे में मैं आपको एक एक बात बताने का प्रयास करूँगा। आपको मालूम है कि संविधान में धारा 45 के तहत हम सब भारतवासियों को, हमारे बच्चों को 14 साल तक फ्री एजुकेशन और वो भी कंपलसरी एजुकेशन मिलने का प्रावधान लिखा गया है। और ये प्रावधान के तहत भारत सरकार ने 1951 के बाद धीरे धीरे एजुकेशन संस्थाएं यानी शिक्षा के संस्थाएं निकलना चालू किए। मुझे याद है अभी भी कि हमारे ग्राम पंचायत के एरिया में जो पहली स्कूल निकली है वो 1960 और 61 में निकली है। और जब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कि एक छोटे छोटे जो इमारतें हैं उस पर लिखा गया रहता है कि ये स्कूल 1961 में खुली गई है। वास्तविकता यह है कि 1951 में हमें ये स्कूल निकलना चाहिए थी, प्राथमिक स्कूल। तो प्राथमिक स्कूल 51 में न निकलते हुए धीरे धीरे 61 यानी 1961 तक निकलना चालू हो गई। और आखिरी में हर एक देहातों में जो जिला परिषद की स्कूल है, पहले जनपद सभा थी, जनपद सभा के बाद में जिला परिषद आया और जिला परिषद के तहत वो स्कूलें चालू हो गई। और वो चालू होने के बाद हमारे सब लोग, यानी हमारे सब लोग नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी लोग वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। वास्तविक मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1948 में पहली बार शिक्षा का प्रावधान करने के लिए शालाएँ खोली थी। शालाएँ खोलने के बाद वास्तविकता में सभी वर्ग के लोग उस स्कूल में जाने के लिए इच्छुक थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने हर प्रयास किया कि यहाँ के लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो ये यहाँ के वर्ग, पिछड़े वर्ग या बाकी के लोग भी शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं करते थे, उसकी क्या वजह थी, ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे पीछे जाता हूँ तो मुझे एक ख्याल में आता है कि हमारे मनुस्मृति में जो संविधान है, बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान, उसके तहत हमको ये सब अधिकार मिले थे। लेकिन उसके पहले यानी 26 जनवरी 50 के पहले हमें ये कुछ संविधान से मिलने वाले पूरे प्रावधान हमारे पास नहीं थे। तो हमारे ऊपर जो राज करने वाले लोग थे, वो लोग, उनका संविधान अलग ही संविधान था। वो संविधान कौन सा था, इसके बारे में थोड़े से 2-3 लाइन में बताता हूँ कि मनुस्मृति का संविधान यानी मनुस्मृति के तहत ही हमारा पूरा मानवीय व्यवहार चलता था, ऐसे मुझे लगता है। वो उसके बारे में मैं बताने के लिए एक कुछ संस्कृत श्लोक आपके सामने रखता हूँ। एक श्लोक है, उसमें पहले अध्याय में 14वां श्लोक है। वो 14वां श्लोक ऐसा बोलता है कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणानां कल्पयत। इसका मतलब यह है कि हमारे पास उस दिन तक जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमें पहली बार शिक्षा का प्रावधान रखा था, प्रावधान खोला था, उसके पहले तक हमारे यहाँ के सभी पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं था। तो कौन वर्ग शिक्षा लेते थे? वही अध्यापनम अध्ययनम यानी अध्ययन करने और अध्यापन करने का काम केवल एक वर्ग के लिए ही था। ये बात ये श्लोक में बड़ी सरलता से अपने को हमें समझ में आती है। इसके बाद जो अध्ययन करने के बाद जो बातें आती है कि यजनम याजनम यानी यज्ञ करवाना यानी जो धार्मिक संकल्पना है, यही संकल्पना किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए ही तय की गई थी। और बाद में जो दानम प्रतिग्रह यानी दान लेना, दान देना यानी आर्थिक स्वरूप से
जो बातें थी वो भी किसी एक ही वर्ग के लिए सुनिश्चित की गई थी। इसलिए हमारे पिछड़े वर्गों के लिए ये सब दरवाजे यानी ये सब बातें हमारे लिए खुली नहीं थी, इसका यही मतलब निकलता है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले इसलिए हमें आदर्श है, हम सभी के लिए आदर्श यही है कि उन्होंने 1848 में पहली स्कूल निकाली और हम सभी लोगों को शिक्षा का प्रावधान उपलब्ध करवा दिया। वो संस्कृत श्लोक में आपको और एक बार दोहराता हूँ, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणानाम कल्पयत। बाबा ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने बड़ी सरलता से हमें बताया गया कि एक वर्ग के लिए ही शिक्षा का प्रावधान नहीं हो सकता है, तो हम सभी लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो सकता है। और ये शिक्षा के प्रावधान से हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में बहुत ही सरलता से उन्होंने बताया कि विद्ये विना मती गेली, यानी विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। म्हणजे मैं मराठी में भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतृ वर्ग मराठी भी जानते हैं। तो ये जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने बहुत ही सरलता से जो हमें बताया गया है कि इधर तो संस्कृत में श्लोक बताया गया कि हमें शिक्षा का प्रावधान केवल के एक वर्ग को ही है, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले ने बताया गया कि ये केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो सकता है, तभी हमारे मन मस्तिष्क यानी खुले हो जाएंगे। उन्होंने बताया, बहुत ही सरलता से बताया कि अगर हम विद्या ग्रहण करते हैं तो हमारी मति कुंठित नहीं होगी, हम ओपन माइंडेड हो जाएंगे और हम नीतिवान हो जाएंगे, और नीतिवान होने से हमारी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ने से हमारे पास यानी एक ऑटोमेटिकली हमारे पास वित्त आएगा, हमारे पास आर्थिक धन आएगा। ये सभी सरलता से बात बताने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले सही मायने में हमारे आदर्श महापुरुष हैं। और उन्हीं आदर्श महापुरुषों ने एक और बात बताई, और बात बताते बताते बताया कि हमें ये जो उनका जो हंटर कमीशन के सामने उन्होंने जो संगोष्ठी रखी थी, हंटर कमीशन का सामने उन्होंने ये बताया था कि हमें पूरे हमारे सभी भाई यहाँ के पिछड़े वर्गों को एक कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। हंटर कमीशन के सामने ये बातें उन्होंने रखी थी, और उसी के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में, उनके जो संविधान में जो धारा 45 है उसके तहत हमें शिक्षा का प्रावधान मिला। ठीक, एक बात है, अभी हमें ओबीसी की तरफ आना है कि सही मायने में ओबीसी को इसका कितना फायदा हो गया है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ओबीसी के बारे में और ओबीसी के संगठनों के बारे में कुछ बातें रखना है यहाँ पे। तो मैं आपको बताया कि 1950 और 51 में हर एक देहातों में एक प्राथमिक शाला का प्रावधान किया गया। ये काम चलता गया 1958 तक एक काम चला, यानी 58 में कुछ मैंने बताया कि हमारे जो देहात है, मैं बोर्डा ग्राम का मैं एक सदस्य हूँ, वो ग्राम में जो शाला अब खुलती है तो उसमें सामने लिखा गया है कि ये शाला 1961 में खुली गई है। यानी इसका मतलब है कि सभी यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के जो स्कूल है वो 61 में खुले हैं। नहीं, इसका मतलब है 51 को ये प्रावधान मिला, लेकिन 61 तक हमारे स्कूलें खुली नहीं थी, और उस 61 के बाद हमारे बच्चे ये स्कूल में जाना तय हो गया। और ये काम कैसा हो गया कि बाद में हाई स्कूल निकाले गए। यानी जब प्राइमरी स्कूल 61 में निकाला, चौथे क्लास का लड़का मैंने 1964 में चौथे क्लास से पास होके 5वीं क्लास में जाएगा, और हाई स्कूल निकला। उसके बाद में वो हाई स्कूल निकला 1970 तक हाई स्कूल निकले, और 1970 के बाद में एक कॉलेजेस निकले, क्योंकि जो अपनी पहली जनरेशन है जो पहले 1961 में फर्स्ट क्लास यानी पहले क्लास में गया होगा, वो जनरेशन ग्रेजुएशन में 1970 में ग्रेजुएट हो गया। इसके बारे में आपको ये तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, हमारी पहली जो
यानी उसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट लर्नेड जनरेशन है 1970 में ये फर्स्ट यानी ग्रेजुएट हुई, वो सुशिक्षित हुई, ऐसा हम सोचते हैं। तो हजारों संख्या के मात्रा में हमारे पिछड़े लोग ये 1970 के बाद ग्रेजुएट होना चालू हो गया, और जैसे वो ग्रेजुएट हो गए तो ये पूरा जो माहौल है, ये भारत का माहौल है कि आरक्षण का विरोध करने लग गए। आपको एक एक बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि 1970 के बाद ही एक्चुअली आरक्षण का जो विरोध है, ये आरक्षण का विरोध 1970 के बाद चालू हो गया। और ये चालू हो गया तो कब तक हो गया कि एक आपको ये बताना मैं बहुत ही समझता यानी आवश्यक समझता हूँ कि 1950 तक किसी आरक्षण जगह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1960 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1970 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अभी ये आरक्षण बहुत गलत तरीके से दिए जाने वाला है। लेकिन आपको ये सब मालूमात होना चाहिए कि 1980 में जब हमारे 10 साल में ग्रेजुएट लोगों की फौज तैयार हो गई, उस समय प्रचंड यानी बहुत पैमाने में ये आरक्षण के विरोध में आंदोलनें वगैरह चलने लग गई है। तो ये आंदोलनें वगैरह चलने के बाद हमारा जो ओबीसी वर्ग है, वो ओबीसी वर्ग थोड़ा सा आंदोलन के यानी संभ्रमित था, और वो संभ्रमित होके अपना काम किसी और संगठन में अपना सहभाग जताने लग गया था। जैसे मैं बताता हूँ कि हमने भी कुछ संगठन निकाले थे। हमने जैसे ही मैं भी एक ग्रेजुएट हो गया हूँ, जो मेरा ग्रेजुएशन करीबन 82-83 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। तो 82-83 में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे लगा कि मेरा जो समाज है, मैं एक्चुअली तेली समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे समाज के उन्नति के लिए, मेरे समाज के विकास के लिए, या मेरे समाज को संगठित करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए हमने कुछ हमारे जो कोई सहकारी मित्र थे, जैसे विलास काड़े जी है या बाकी लोगों के सहयोग से हमने एक परिवर्तनशील तेली मंच निकाला, और वह परिवर्तनशील तेली मंच के तहत हमने हर एक गांव में जहाँ जहाँ हमारा समाज है, उस समाज को अपने इस शिक्षा के बारे में, बाकी बारे में उनको बताना चालू किया। और ये बताते बताते जब आपको मालूम होगा कि ये जो आरक्षण का मामला है, ये बहुत सारे संगठनों ने, जैसे मैंने बताया कि हमने एक संगठन निकाला परिवर्तनशील टेलीमंच, उसको क्या करना है, तो हमने बताया कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमको शिक्षा में या एजुकेशन में भागीदारी मिलना चाहिए। ये भागीदारी हमको, या ये हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमको भागीदारी मिलना चाहिए। हर एक इसमें भागीदारी में हमारे यानी भारत सरकार के सेवा में, सरकारी नौकरियों में हमको भागीदारी मिलना चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी। उसी वक्त जो आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि 80 के समय ही एक मंडल आयोग नाम का एक आयोग हमारे सामने आया था, और हर एक देहातों में जाके हमने वो मंडल आयोग के बारे में बताना चालू किया। क्या था ये मंडल आयोग, ये मंडल कमीशन क्या था, इसके बारे में भी मुझे एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन का मामला सामने रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि मंडल कमीशन क्या मामला था, मंडल कमीशन में क्राइटेरिया क्या रखी थी, यानी निकष क्या थे, और ये मंडल कमीशन किसके लिए था, यही बताना बहुत जरूरी है। तभी हमको ये ओबीसी वर्ग के बारे में हमको मालूमात हो जाएगी। तो आपको उसी समय हम हर एक देहातों में जाके हम मंडल कमीशन के बारे में बताने लग गए, और उसके लिए हमको पढ़ना पड़ा कि मंडल कमीशन क्या है, उसके यानी क्राइटेरिया क्या है, और ये किसके लिए है। क्योंकि उस समय ही कमंडल की यात्रा निकली थी। माननीय ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने एक कमंडल की यात्रा निकाली थी, और ये कमंडल की यात्रा इसलिए निकाली थी कि उनको ये ओबीसी के लिए जो मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग ओबीसी के लिए न होते हुए ये दलितों के लिए है, ऐसा उन्होंने भ्रम पैदा करने का प्रयास उस वक्त किया है। लेकिन हम पूरे जोर तोर से हर एक देहातों में जाके, हर एक गांव में जाके संगोष्ठी करने लगे कि हमें ये ओबीसी का जो मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग ये ओबीसी के लिए है। तो ये ओबीसी के लिए मंडल आयोग यानी क्या है, इसके बारे में हम
लोगों को बताने लग गए। ये बताते बताते हमको एक और हम पीछे गए तो हमको एक बात सामने आई कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 में ये जो विधि मंत्री पद का जो इस्तीफा दिया, तो ये इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह क्या थी? तो 340 ये जो धारा 340 है संविधान में लिखी गई है, उस 340 संविधान की जो धारा में यहाँ के पिछड़े वर्गों के लिए कोई कमीशन नियुक्त किया जाए, ऐसा एक प्रावधान है। और ये प्रावधान 1951 तक भी उन्होंने कोई कमीशन नियुक्त नहीं किया। इस वजह से उन्होंने 27 सितंबर 1951 में अपना इस्तीफा नेहरू जी के सामने रख दिया और निकल गए। तो उसी के बाद तुरंत अपने नेहरू जी को लगा कि अपने ये जो ओबीसी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अपन ये कमीशन नियुक्त करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो बाबा साहब अम्बेडकर एक अपनी पूरा ये भारत देश अपने लोगों को जागरूक करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 29 जनवरी 1953 में एक काका कालेलकर नाम के जो पुणे वाले ब्राह्मण थे, उनके अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। वो कमीशन था, उसको नाम दिया गया काका कालेलकर कमीशन। और वो काका कालेलकर कमीशन ने उन्होंने क्या किया कि पूरे भारतवर्ष में घूम के उन्होंने बताया कि 2399 एक ओबीसी में कास्ट आती है और ये सभी कास्ट ये पिछड़े हैं और ये सब अपना पूरा जो अपना कमीशन बिठा के अपना जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 30 मार्च 1955 में उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति को सबमिट कर दिया। उसमें उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि उसमें क्या करना चाहिए, ओबीसी उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये जो क्लास 1 की सर्विसेज है उसमें 25% आरक्षण ये ओबीसी को मिलना चाहिए। बाद में बताया कि क्लास 2 को 33% प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए और क्लास 3 और क्लास 4 के लोगों को 40% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्रावधान किया था और अपना पूरा रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास तो दिया था। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त कांग्रेस वालों लोगों ने उसके तरफ एक देखा तक नहीं और बाद में ये वो हमारे लिए जो प्रावधान था, हमारे सर्विसेज में जाने का प्रावधान था, मैं जब भी बताया हूँ कि हमारा 1970 तक हमारे ग्रेजुएशन वाले लोग तैयार हो गए थे, नौकरी मांगने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पे हर एक जगह पे आंदोलन करने की यानी सोचने की तैयारी उनकी चालू थी। उस वक्त मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे विदर्भ तेली समाज महासंघ का भी उसी वक्त स्थापना हुई। उनके माध्यम से हम हर एक देहातों में जाके हमारे समाज बांधवों के लिए हमने बताना चालू कर दिया था कि हम ग्रेजुएट हो गए, हमारा समाज के लोग शिक्षित हो गए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये सब बातें हमने चालू किए थे। उसी वक्त क्या हो गया कि 1975 में एक इमरजेंसी चालू हो गई, इंदिरा गांधी का शासन बर्खास्त हो गया। बाद में 1977 में मोरारजी भाई पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर वो बन गए। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब ये प्रेशर बढ़ गया कि हमारे जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं 1970 में ग्रेजुएट हो गए ओबीसी समाज के लोग, वो उनका संगठन ऐसा जो जोर पकड़ने लग गया था। उसी वक्त ये बीपी मंडल के नाम मैंने जो खासदार बीपी मंडल थे, उनके अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1978 में मोरारजी भाई ने एक कमीशन, नया कमीशन उनको बिठाया गया। और ये नया कमीशन बिठाने के बाद हर एक जिलों में यानी 400 से अधिक जिलों में ये मंडल बीपी मंडल यानी बिंदा प्रसाद मंडल जी ने हर एक गाँव में जाके, देहातों में जाके ऐसे 4,000 यानी पूरे जिलों में जाके एक सर्वे किया। वो सर्वे में उन्होंने क्या किया कि 3,743 जातियों को ओबीसी में इंक्लूड किया। जैसे काका कालेलकर आयोग ने केवल 2,399 लोगों को इंक्लूड किया था, लेकिन काका कालेलकर आयोग तो चला गया था। उन्होंने ये सभी बातें बताई गई, स्वयं बताया था कि मुझे लगता है कि इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। ऐसे उन्होंने राष्ट्रपति को एक खत भी लिखा था। वो ठंडे बस्ते में जाने के बाद बीपी मंडल एक पिछड़े वर्गों के नेता होने के कारण उन्होंने हर
तख्ते के लोगों को उसमें सहभागी कर लिया और उन्होंने 31 दिसंबर 1980 में अपना पूरा रिपोर्ट वो राष्ट्रपति के सामने रखा और राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल 1942 में संसद में ये रिपोर्ट रखा और ये संसद में रिपोर्ट रखने के बाद हमको ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट पढ़ने के लिए मिल गया। नहीं तो तब तक ये कमीशन का रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, कौन सा प्रावधान किया गया है, इसका हमें कोई कुछ बताने के और कुछ जानने की हमको कोई संधि नहीं थी या कोई प्रावधान भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, मंडल आयोग ने एक बात बताई कि ये ओबीसी वर्ग पिछड़ा कैसा है, ये क्यों पिछड़ा है, इसके बारे में उन्होंने क्राइटेरिया तय किया। ये उसके बारे में उन्होंने निकष तय किए। वो निकष कौन से थे ये बताना बहुत जरूरी है। उसी तहत, क्योंकि अभी मराठा लोग भी हम अपने को अपना सोशल बैकवर्ड समझने लग गए हैं और वो बैकवर्ड समझने लगने के बाद अपने को पूरा 10%, 12%, कोई बोलता है हमको 15%, ऐसा आरक्षण उनको चाहिए। लेकिन वो आरक्षण उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन एक बहुत ही जरूरी है कि मंडल कमीशन ने जो क्राइटेरिया तय किया था, जो निकष तय किए थे, वो निकष क्या है, ये बात अगर हर हमारे ओबीसी वर्ग ने पढ़ने के बाद उनको मंडल कमीशन कितना अत्यंत आवश्यक था इसके बारे में उनको मालूमात हो जाएगी। पहला बताया था कि सामाजिक यानी सोशल बैकवर्ड लोग, और ये सोशल बैकवर्ड कौन हो सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही माइन्यूटली सोचा कि जिस समाज की लड़कियों की ब्याह वो 18 साल के पहले हो जाती है, वो समाज है सामाजिक यानी सोशली बैकवर्ड क्लास है। बताइए कि अभी भी हमारे बहुत सारे ओबीसी वर्ग के लड़कियों का ब्याह 18 साल के पहले हो जाता है। वो लड़की अगर उसको बोलते हैं कि वो उसको पीरियड आ जाते हैं, तो पीरियड आने के बाद उसका यानी तुरंत शादी कर देना चाहिए, ऐसे समझ हमारे लोगों में है। इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसे समाज, जिस समाज में 18 साल के पहले लड़कियों का ब्याह हो जाता है, इसलिए ये समाज सोशली बैकवर्ड है। इस ऐसे उन्होंने 4 निकष बताए और 4 निकषों को कुछ उन्होंने 3-3 ऐसे मार्क्स दिए। दूसरा निकष उन्होंने बताया कि शैक्षणिक यानी एजुकेशनल बैकवर्ड। उन्होंने एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को, जो 4th क्लास में कौन अपना शिक्षा छोड़ के चला जाता है, 10वीं क्लास के बारे में कौन से समाज से लोग अपने यानी शिक्षा छोड़ जाती है, इनकी उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई और उनको बताया कि ये शैक्षणिक एजुकेशनली बैकवर्ड लोग ये है, ओबीसी के लोग ये है, और इनको ओबीसी के लोगों को एक आवंटित यानी कुछ ना कुछ आवंटित करना अत्यंत आवश्यक है। बाद में तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास किसको बोलेंगे। उन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं रखे, एक मार्क्स रखा है, और उन्होंने बताया कि जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ है, ऐसे लोग, जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ भी है, ऐसे लोग जिनको पानी यानी अपने पीने का पानी 2-3 मील से दूर से लाना पड़ता है, ऐसे लोग, यानी ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं है, ये झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहते हैं कि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अपने उनको उनकी ऊंचाई यानी उनको अपने नियत जो स्टैंडर्ड है उससे ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण देना बहुत जरूरी है, ऐसा समझा। और ये समझने के बाद अपना जो रिपोर्ट उन्होंने रखा और उसमें बताया कि ये अगर ये पूरे 22 मार्क है, ये 22 गुणों से जिनको 11 गुण मिलते हैं, वही समाज उन्होंने ये ओबीसी में अंतर्भूत किया। और वो है, उन्होंने बताया कि ये पूरी जातियां है, वो जातियां 3743 जातियां है अपने भारत में, यानी ये भारत में हो गया। और महाराष्ट्र में 372 जातियां है, जिसमें तेली, माली, कुंबी, नावी, धोबी, ये ओबीसी वर्ग के सभी जातियां अंतर्भूत होते हैं। और ये जब ये जो सभी बातें हैं मंडल कमीशन की बातें हम हर एक देहातों में जाके बताने लग गए, तब हमारा समाज जागरूक होने लगा। उस समाज जागृति में बहुत सारे संगठनों ने हमें इसकी मदद की। उसमें मैंने कुछ बताया कि
कुंदी समाज के कुछ संगठन थे, अपने तेली समाज के संगठन थे, बंजारा समाज के संगठन थे। हर एक समाज के संगठनों ने उस वक़्त ये मंडल कमीशन के बारे में हमें जागृति करने का काम प्रयास किया। हुआ क्या कि उस वक़्त कुछ लोगों के दिल में ये एक बहुत ही असुरक्षित भावना तैयार होगी। यहाँ के मनुवादियों के मन में बहुत ही असुरक्षित भावना तैयार हो गई कि ये ओबीसी वर्ग 52 यानी 50 के ऊपर का ये ओबीसी वर्ग अगर इसको कुछ आरक्षण मिल गया और ये हर एक यानी शासकीय सेवा में आ गए तो हमारा क्या होगा। तो इस बारे में मैं कुछ बातें बहुत ही आत्मविश्वास के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त उन्होंने काउंटर मूवमेंट कैसे चलाई, उन्होंने ये जो संगठन है उनको तोड़ने का प्रयास कैसा किया। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये एग्जाम्पल यह है कि महाराष्ट्र यानी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इस बारे में उन्होंने इलाहाबाद में एक 3 दिवसीय संगोष्ठी रखी थी। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे पास एक पूरा इसका कातरन है। तो उन्होंने एक संगोष्ठी रखी थी, उसमें उन्होंने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय संगोष्ठी रखी थी। उसमें उन्होंने सब्जेक्ट रखा था कि सम एस्पेक्ट ऑफ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सम एस्पेक्ट ऑफ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उसमें प्रोफेसर MS गोरे इन्होंने संगोष्ठी में मैंने हिस्सा लिया था। वो संगोष्ठी गोविंद वल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्था इलाहाबाद में हुई, उसमें ये संगोष्ठी हुई थी। वो गोविंद वल्लभ भाई पंत स्मृति संगोष्ठी अंतर्गत व्याख्यान हुए थे। उस व्याख्यान में जो सारांश निकला है वो सारांश ये मैं अपनी मन की बात नहीं बता रहा हूँ कि ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये किताब सेगमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली इन्होंने प्रकाशित की है। 1989 में प्रकाशित हुआ है। 90 पेजेस का ये बुक है, उसकी 95 की कीमत है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाराष्ट्र में जो भी संगठन खड़े हो रहे हैं उनको दबाने के लिए कुछ योजना रखी गई थी, वहाँ पे चर्चा हुई थी। उसमें क्या, मैं सारांश रूप से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या तय हुआ। वहाँ पे तय यह हुआ कि ये संगठन दबाना चाहिए। महाराष्ट्र में जो खड़े हो रहे हैं संगठन, उसको दबाना चाहिए, उसको सप्रेस द मूवमेंट बोलते हैं। बाद में जो कई संगठन हो रहे हैं, ये संगठन अगर दबाना नहीं हो सकता है तो ये संगठन डिवाइड करो, उसको कमजोर करो, उसको डिवाइड एंड वीकर द मूवमेंट, इस तहत उन्होंने उसको नाम दिया। बाद में डिस्क्रेडिट द लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करो, यानी वो संगठन के जो लीडर होंगे उनको डिस्क्रेडिट करो, उनको अपमानित करो, यानी वो संगठन आपो आप बंद हो जाएगा। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसे अगर होता नहीं है तो लीडर को कोऑप्ट कर दो। लीडर को अगर कोऑप्ट करते हैं, वो लीडर को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो आपो आप ही वो संगठन खत्म हो जाएगा। बाद में उन्होंने बताया कि आर्गू फॉर ग्रेजुअल चेंजेस, अगर ये भी अगर होता नहीं तो एक काम करो कि जो संगठन जिस विचारधारा से चल रहा है वही विचारधारा से हम भी चल रहे हैं, ऐसे उनको समांतर विचारधारा बताना चालू कर दो, यानी वो अपने तरफ भ्रमित हो जाएंगे और भ्रमित होके ये संगठन या आपो आप बंद हो जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन करने की भाषा बोलो, यानी वो संगठन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इससे अगर काम नहीं बनता है तो क्या करो, सीम टू एग्री विथ प्रोटेस्टर, यानी उसमें समरसता की भाव निर्माण करो। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ाऊंगा, मेरे पास एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें हेडगेवार जी ने लिखा है कि समरसता करना चाहिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि हमारे भारत देश में समता आनी चाहिए, तो वो बोलते कि समता और कुछ नहीं, समरसता चाहिए। समरसता यानी हम भी कुछ चेंज कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरह से चेंज कर रहे हैं, हम मनुस्मृति के कायदों से चेंज कर रहे हैं, ऐसा एक आभास निर्माण करो। तो ये संगोष्ठी हुई थी। ये संगोष्ठी से हुआ क्या कि 1900 जो ये संगोष्ठी हुई थी वो 1990 के बाद ये संगोष्ठी के तहत हमारे पूरे महाराष्ट्र में ये धीरे धीरे जो भी संगठन बने थे, संगठन कोलैप्स होना चालू हो गए। ये उनका प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम के तहत हमारे पूरे संगठन कोलैप्स होना चालू हो गए, जिसमें बहुत सारे संगठन थे, वो संगठन कोलैप्स हो गए। और ये कोलैप्स होने के कारण हम ये संगठन निर्माण नहीं कर पाए और उनका जो ओबीसी के लिए जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हो गया।
इसके बारे में और एक बताता हूँ कि इन्होंने ये संघर्ष यानी ये संगोष्ठी में तो ये काम किया ही किए, लेकिन उन्होंने ये जो पूरे भारतवर्ष में जो मीडिया चल रहा है, ये मीडिया में उन्होंने जो मीडिया में जो साहित्य रहे, साहित्य निर्माण करने वाले लोगों को, क्योंकि हमारे समाज मन में अगर किसी का उनके मन मस्तिष्क में कब्जा रहता है तो साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव होने के कारण जिन्होंने जितने भी ये अपने सोशल मीडिया तो अभी आया है, इसके पहले हमारे इसमें वृत्तपत्र यानी जो पेपर मीडिया था, पेपर मीडिया के बाद में दूरदर्शन जैसे मीडिया था। दूरदर्शन मीडिया में असंख्य अनेक ऐसे सीरियल निर्माण किया जिसमें हमारा ओबीसी वर्ग उनके कब्जे में आएगा, उसके दिलो दिमाग में अंधश्रद्धा कैसे भर जाएंगी, वो केवल देव देवताओं के लिए काम कैसा करेगा, वो देव देवता के ही इसमें कैसे रहेगा, इस बारे में उन्हें सोचना चालू किया। और आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कि आज ही इतने सालों के बाद भी हम जैसे ही टीवी ऑन करते, दूरदर्शन ऑन करते हैं, तो ऐसा एक भी चैनल नहीं है कि हमारे भगिनी, हमारे माता बहनें वो सुबह से वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कोई बाबा आता है, कोई संता आता है, कोई आता है भजन करने लग जाता है, कोई योग गुरु आता है, कोई अपना योगासन करने लग जाता है। और इसके कब्जे में आने के कारण हमने जो कोई संगठन बनाया था, उस संगठन में जो समय निकलना चाहिए था उन लोगों ने वो समय नहीं निकल पा रहे थे, और यही इसमें वो पूरे व्यस्त हो गए और हमारे संगठन पूरे ऐसे ढीले पड़ते जा गए। इसी कारण आपको और एक बात बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी हमारे समाज मन में जिनका कब्जा किया जाता है वो साहित्यिक लोग है। साहित्यिक लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, वो पुरस्कार देने के लालच में, पुरस्कार मिलने के लालच में जो ऐसे साहित्य निर्माण करने लग गए कि जो साहित्य केवल हमारे ओबीसी वर्गों को उनको ललचाए कि ये जो परिवर्तनवादी विचारधारा है उससे वो दूर रहे, ऐसे उन्होंने साहित्य निर्माण किया। ऐसे लोग हैं जैसे उन्होंने क्या किया कि जो दिवाली मासिक निकलता है, मैगजीन निकलता है, वो दिवाली मैगजीन में उन्हें अच्छा खासा मानधन देके उनके तरफ से बाकायदा लिखा गया कि आप जो भी कथाएं लिखेंगे या कहानियां लिखेंगे, वो कहानियां ओबीसी को जागरूक न करते हुए वो ये देव देवता उनके समक्ष कैसा रहना चाहिए, यही कहानियां उन्होंने लिखी गई। बाद में जो हमारे जो कामगार लोग हैं, वो कामगार लोगों के लिए भी जो समाज मन में प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में एक ऐसा कुछ लोगों को अच्छा मानधन देके, कुछ लोगों को अच्छी नौकरियां देके उनको खरीद लिया। ऐसे काम चलते गए, इसलिए हमारा जो संगठन बन के रहना चाहिए वो बना नहीं। इसके बारे में और कुछ बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमको कैसा दूर रखा गया। इसमें एक बात आपको एक बताना चाहता हूँ कि 1976 और 77 में महाराष्ट्र में कुछ कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया था। ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी न्यू जनरेशन, ये ग्रेजुएट जनरेशन 1970 के बाद ग्रेजुएट बनने के बाद हमको कुछ नौकरी मिलने के आस्था में या नौकरी मिलना चाहिए, इस दिशा में प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसे दिशा में ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ। वो 1976 से 77 तक वो स्ट्राइक चला। वो स्ट्राइक में महाराष्ट्र राज्य सरकारी निम्न सरकारी समन्वय समिति उनका नेतृत्व राघव कर्णी कर रहे थे। दूसरे बीएमएस के संलग्नित एक कर्मचारी संगठन था, उसका नेतृत्व ओंकार साहब कर रहे थे। तो ये मैं अपनी मन की बात नहीं बता रहा हूँ। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी है, वो तो अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उन्होंने विधान परिषद में जो दिया हुआ भाषण है, वो भाषण से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 1987 तक अपने महाराष्ट्र में 13 बार स्ट्राइक हुए। ये सरकारी कर्मचारियों की जो स्ट्राइक हुए, उस स्ट्राइक में जो 56 दिन के और आगे भी स्ट्राइक चला। इसलिए सरकार लोगों ने क्या किया कि अपने ये स्ट्राइक के तहत उन्होंने कुछ नए रोजगार निर्माण किए। उसमें क्लरिकल या ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर तक
कुछ नए रोजगार निर्माण किए। उसमें 1,06,000 नए लोगों के लिए भर्ती हुई। ये 1,06,000 नए लोगों की जो भर्ती हुई, इसमें कौन लोगों को ये चांस मिला, इन किन लोगों को चांस मिला, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें 96,000 यानी 1,000 लोग हैं वो ब्राह्मण जाति के ही लोगों को वो वहाँ पे संधि मिली, वो ही लोगों को वहाँ पे नौकरी मिल गई है। उसमें और एक बहुत यानी एक अक्लमंद बात यह है कि उसमें 65,000 लोग हैं जिनकी मम्मी या पापा या मम्मी और पापा दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने स्ट्राइक करना और अपने बच्चों को वह वहाँ पे चिपका देना। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्राइक में हमारे ओबीसी लोगों को, बहुत सारे ग्रेजुएट लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलने की चांसेस थी, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे भी हमारे लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे 96,000 लोग ब्राह्मण जाति के ही लोगों को वहाँ चांस मिला, वहाँ पे नौकरी मिली। इसके लिए डॉक्टर श्रीकांत जिचकर साहब ने विधान परिषद में ये भाषण में ये सब बातें बताई, मेरे पढ़ने में आ गई, इसलिए मैं आपके सामने रखा हूँ कि इस वजह से हमारे जो भी संगठन थे, संगठन में जो आर्थिक सोर्स मिलना चाहिए था या संगठन में जो इंटेलेक्चुअल लोग मिलना चाहिए थे, ये मिलना बंद हो गया। इसलिए हमारे बहुत सारे जो संगठन हैं वो संगठन कोलैप्स हो गए। और ये संगठन, अभी मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली में जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है हमारा बहुत सारा संगठन कोलैप्स हो गया। तो ये भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ये नए दम से एक काम को लग गया है, और ये काम को लगने के बाद उन्होंने हर तबके के लोगों को पूरे भारतवर्ष में अपने हर एक ओबीसी को या पिछड़े शोषित समाज को अपना यानी जागरूक करने का जो काम किया है, ये जागरूक करने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान है। वो योगदान में मुझे काम करने को मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत ही यानी संधि उपलब्ध हुई है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरा समय है वो समय ही थोड़ा ख़त्म होते आ रहा है, तो इसलिए मैं ये बातें रखा हूँ कि ये बातें आपके सामने ये पूरे ब्यौरे के साथ मैं इसलिए रखा हूँ। मुझे बहुत सारा और बातें आपके सामने रखना मैं चाहता था, लेकिन ये नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको पढ़ने की जो आज़ादी दी थी, धारा 45 के तहत हमको शिक्षा का प्रावधान मिला था। वो प्रावधान से हमको पहली जनरेशन 1970-75 में आई, लेकिन वो आने के बाद में हमारे सामने इतने कठिनाइयाँ खड़ी कर दी कि हम अभी भी वो कठिनाइयों से यानी पार नहीं भोर पा रहे। तो मुझे आशा है कि ओबीसी वर्ग के जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो इंटेलेक्चुअल क्लास अपनी पूरी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए कुछ काम करेंगे। इसके लिए भी मुझे एक आपके सामने एक बात रखता हूँ कि अगर दिल में सही तमन्ना है तो रास्ते निकल आते हैं, नहीं तो बहाने निकल आते। मेरा भी ऐसा हुआ कि आज मैं ये भाषण आपके सामने नहीं रखने वाला था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं नहीं रखना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं रख सकता हूँ। तो इसके लिए एक हमारे सोशल साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बताया कि दिल में अगर सही तमन्ना है तो रास्ते निकल आते हैं। तो इस सही तमन्ना के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। अगर आपको वो फार्मूला का नाम है NDS, नीड फैक्टर है, जिसमें बाद में D फैक्टर है डिजायर और S फैक्टर है स्ट्रेंथ। ये तीनों फैक्टर अगर एक जगह आते हैं तो सोशल चेंज हो पाता है। हम अपने परिवर्तन के तहत हम अपने को सोशल चेंज में हम ढाल लेते हैं। अगर इसमें एक भी फैक्टर अगर कम है, अगर हमको जरूरत नहीं है, नीड फैक्टर है जरूरत है, तो जरूरत नहीं है ऐसा हमको लगता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। सेकंड फैक्टर है कि हम इच्छा शक्ति नहीं है, तो इच्छा शक्ति नहीं है, नीड है, हमको जरूरत है और हमारा संगठन भी है, लेकिन हमको इच्छा शक्ति यानी हमारी इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमको जरूरत है, इच्छा शक्ति भी है, लेकिन संगठन नहीं है तो और कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमको सामाजिक परिवर्तन करना है तो ये तीनों फैक्टर बहुत ही जरूरी है।
नीड, डिज़ायर और स्ट्रेंथ, अगर ये तीनों फैक्टर अगर एक जगह आते हैं तो हम संगठन कर पाते हैं। तो मुझे बहुत ही मैंने आत्मविश्वास से मैं कहता हूँ कि भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन जो संगठन है, इनके जो पूरे कार्यकर्ता है, इनके पास ज़रूरत भी है, नीड फैक्टर भी है उनके पास, इनके पास डिज़ायर भी है, यानी उनको इच्छा शक्ति भी है, वह पूरी भरी हुई है, और उनके पास ये स्ट्रेंथ है, यानी ये संगठन है। तो मुझे पूरे आशा के साथ कहता हूँ कि ये तीनों फैक्टर एक जगह होने के कारण भारतीय पिछड़ा शोषित समाज संगठन, ये शोषित संगठन ये परिवर्तन लाएगा, ओबीसी में परिवर्तन लाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने जो एक चांस दिया, यहाँ पे मुझे संधि दी, तो उनको मैं उनके ऋण में रहना चाहता हूँ, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।